सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। देखिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत गहन अध्ययन करने के बाद बनाया गया है और आप देखेंगे कि यही प्रश्न है जो पूछे जाएंगे। इनके ही जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि आप देख प्रीवियस सेट देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद एक कॉन्फिडेंस जाग जाएगा। यदि आपने ये पूरा प्रैक्टिस सेट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि इस बार तो नौकरी पक्की। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बार नौकरी पक्की, क्योंकि आप रात दिन एक कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से आपका प्री और मेंस दोनों तरह के एग्जाम होंगे तो वहां थोड़ा सा मुश्किल काम होता दिख रहा है, क्योंकि यदि रिटर्न भी होने लगता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छे से तैयारी कर लें। और हाँ, जब आपका ये सेट हो जाए तो आप कमेंट में जरूर बताएं कितने आपके स्कोर बन रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, क्योंकि विश्वास करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इतना तो आप कर सकते हैं जब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फर्स्ट में क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था है। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था इसमें कौन सी है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ क्या है आप, तो ये है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये आपका, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, इसकी स्थापना भी आप याद कर लें। इसकी स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। बट इसने जो अपना कार्य शुरू किया था, जो इसने अपना कार्य शुरू किया था पहले 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। और इसने जो अपना कार्य शुरू किया, जो इसने अपना कार्य शुरू किया, कार्य शुरू किया, इसको भी नोट कर लें, कार्य शुरू किया। तो कार्य शुरू किया था इसने 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 में इसने अपना कार्य शुरू किया था। अच्छा, इसकी परिकल्पना क्यों की गई थी। एक मंदी आई थी 1930 में, कि जो दशक था उसमें एक आर्थिक संकट आया था। उस आर्थिक संकट की दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा से ना आए वो, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। आप इसका ये भी लिख लें, इसका कार्यालय कहाँ है। तो आप इसमें ये भी लिख लें, इसका कार्यालय कहाँ पर है। तो इसका कार्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। इसको भी आप नोट कर लें कि इसका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, कार्यालय है वॉशिंगटन डीसी। ये क्या है, यूएसए में। ये है आपका वॉशिंगटन डीसी, कहाँ पर है, यूएसए। तो आप इसको भी याद रखें, यूएसए, यूएसए। ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, आईबीआरडी। आईबीआरडी की बात करें तो ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप इसको भी नोट कर लें, क्योंकि देखिए फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं आपसे, और इनको इनके ईयर जरूर याद रखना, क्योंकि आप देखेंगे इनके ईयर जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आप इनको याद रखें। तो ये है आपका द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, ये आप याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें। इसकी स्थापना 1944, 1944 में हुई थी। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय, तो इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही होगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन डीसी में, तो ये तो फिर होगा ही होगा। अच्छा, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है, जितने भी युद्धग्रस्त यूरोप के जो, वैसे उद्देश्य पूछा नहीं जाता, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इसके जो युद्धग्रस्त यूरोप के पुनः निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और उद्देश्य नहीं पूछा जाता, बस इसका मुख्यालय, इसकी सन के कब ये स्थापना हुई, यही पूछा जाता। तीसरा देखते हैं आईएफआरएस। तो आईएफआरएस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। ये क्या है, आपके स्टैंडर्ड्स हैं। इन स्टैंडर्ड्स को कौन जारी करता है, आईएएसबी, 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 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसके द्वारा ये जारी किए जाते हैं।
अब क्वेश्चन ये बनता है और पूछा भी जा चुका है ये कई बार क्वेश्चन कि ये आईएएसबी की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना हुई है, इसको भी आप नोट कर लें। आईएएसबी की स्थापना 2001 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी याद रखेंगे, स्थापना 2001 और इस मुख्यालय है इसका लंदन। मुख्यालय कहाँ है इसका? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अब इसका क्यों बनाए जाते हैं ये मानक, ये तो आपको खैर पता ही है। खैर, वापस बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम और चलते हैं क्वेश्चन पर अपना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में बताया गया कि 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है? इंटरनेशनल आर्थिक संस्थाएं हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ, जरूर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष के दौरान जो क्रय था, परचेज ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000 एंड द स्टॉक बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 एंड 90,000 रेस्पेक्टिवली, अलग अलग क्रम से। तो आपसे फिर कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 1/5 ऑफ सेल, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ग्रोस प्रॉफिट पूछ रहा है। ग्रोस प्रॉफिट को यहाँ पूछा है और आपको दिया भी हुआ है कि ग्रोस प्रॉफिट क्या है? ग्रोस प्रॉफिट हो आपका 1/5 ऑन सेल। तो सेल का क्या दिया हुआ है? 1/5। और मैंने आपसे ये भी बताया है कि अगर सेल का 1/5 है तो इसका मतलब कॉस्ट का क्या होगा? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट जो होगा कॉस्ट का 1/4 तो होगा। मतलब इसका हम डिनोमिनेटर कर सकते हैं। अब मैंने कॉस्ट का क्यों लिखा है इसको? क्योंकि मुझे यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं कॉस्ट के। तो पहले मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ इसकी कैलकुलेट, उसके बाद फिर हम क्या कर लेंगे, इसका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें कॉस्ट का। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक क्या है? 12,000 रुपये दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक। 12,000 ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज कितना हुआ है साल में? तो वो हुआ है आपका 60,000, 60,000। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 9,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 72। और 72 में से आप 9 कम करेंगे तो ये बचेगा आपका 63,000, 63,000 ये आपका बचेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ रही है वो है आपकी 63,000। बट हमसे पूछा क्या है? हमसे यहाँ पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? हमने ये बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे? 1/4 ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट बताया था। तो यहाँ पर अब कॉस्ट कितनी आ गई है? तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 63। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 1 जा 4, 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 और 0। तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा? 15,250 रुपए यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन देखिए इंपॉर्टेंट है। एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, दोनों के फॉर्मूले भी याद कर ले। तो ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं यहाँ। ज्योमेट्रिक मीन तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जितनी संख्या उतना ही पावर बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी तीन संख्या है, 1 2 4। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। चार संख्याएं होती तो यहाँ पर हम 4 लिखते। 1 into 2 into 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा 8। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। 8 का अगर क्यूब रूट देखें तो एक का क्यूब रूट कितना होता है? एक का क्यूब रूट होता है आपका 2। ये कैसे आया आप इसको देख सकते हैं, ये आया 2 into 2 into 2। तो ये क्यूब रूट में क्या था? ये क्यूब रूट से दोनों हट जाएंगे और ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। देखिए यहाँ पर जो मार्क्स देता है आयोग वो केवल आपको फॉर्मूले के मार्क्स देता है कि आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। इसके साथ आपको मैं हरात्मक माध्य का भी फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, उसको भी आप याद रखें। इसको अलग यहाँ लिख लेते हैं, हार्मोनिक मीन।
तो हार्मोनिक मीन मतलब जिसको हम हिंदी में हरात्मक माध्य बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम, कितनी संख्याएं हैं उनको एन बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/x⁻1 प्लस 1/x⁻2 प्लस 1/x⁻3 प्लस जितनी भी संख्या होंगी सबको लिखते जाएंगे हम। प्लस हम कर लेते हैं यहाँ 1/n की एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन कर लेते हैं। जितनी भी संख्या होगी उनको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है और इसका आपने लिख ही लिया है। इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आप याद रखें। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका एन, एन हो जाएगा यहाँ, और ए इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट जितनी भी एन, जितनी भी संख्या होंगी उन्हीं को हम एन यहाँ पर लिख देंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का आप अच्छे से याद रखें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी। पहले तो सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता था कि जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने दिया। तो ये टीजीटी में पूछ लिया जाता था। लेकिन जो पीजीटी है और अब नया स्टैंडर्ड है उसमें यह पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड बातें कौन सी मैच कर रही है, कौन सी नहीं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा, उन्होंने खाद्य उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीक की प्रगति को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने पूरी तरह से ध्यान में किसको नहीं रखा? जो खाद्य उत्पादन बढ़ाने वाली तकनीक थी उसको पूरी तरह उस पर ध्यान नहीं दिया है। दूसरी बात, जो माल्थस का सिद्धांत था वो निराशावादी था। दूसरा क्या था? वो निराशावादी सिद्धांत था। और तीसरी बात आपके यहाँ कह रहे हैं कि भोजन संसाधन संसाधन अंकगणित रूप से बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या चरघातीय रूप से बढ़ती है, मतलब ज्योमेट्रिक की तरह बढ़ती है। माल्थस द्वारा 1798 में प्रकाशित अपनी जो उनकी कृति थी, वो कौन सी कृति थी? वो थी एन ऐसे एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये पब्लिश्ड हुई थी आपकी 1798 में। तो कौन सी इसमें बातें सही हैं? क्या पहला सही है, दूसरा सही है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका, आप जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर आपका होगा डी। चारों ही बातें उससे रिलेटेड है, मतलब सही बातें कही गई हैं। किससे संबंधित है ये? जनसंख्या सिद्धांत माल्थस का। तो माल्थस के आप सिद्धांत को याद रखें। क्या कहते थे वो कहते थे कि देखिए जो संसाधन है वो अंगणित रूप से बढ़ते हैं, और जो आपकी जनसंख्या जनसंख्या वो बीजगणित रूप से बढ़ती है। आप इसको याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखिए आप इसके। अ, विचरण, विचरण को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन की विधि पूछी है। क्रॉस सेक्शन रेंज मतलब चतुर्थ विचलन, या पारस, या आपका माध्य विचलन, या आपका मानक विचलन, या आपका औसत। तो वेरिएशन किसके द्वारा ज्ञात नहीं होता है, कैलकुलेट नहीं होता है? तो देखिए क्या तो पारस की बात करें तो ये भी क्या होता है आपका पारस हो आपका, या फिर चतुर्थक विचलन हो, चाहे आपका माध्य विचलन हो या आपका मानक विचलन हो। ये सभी क्या हैं? ये तो सभी आपकी विचलन की स्टडी अध्ययन करने के लिए वेरिएशन को विचरण को अध्ययन करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन औसत जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं ये यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा। तो यहाँ पर देखिए परचेज कंसिडरेशन इज 1,10,000 एंड इट इज पेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनेशन फेस वैल्यू 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। नंबर ऑफ डिवेंचर कैन बी इशूड कैन बी इशूड। तो ऋण पत्रों की संख्या कितनी जारी की जा सकती है ये आपको बताना है। देखिए आपने कितने का माल खरीदा है? आपने माल खरीदा है 1,10,000 रुपए का, कोई क्रय प्रतिफल खरीदा है, और बदले में आप डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपए का। लेकिन 100 रुपए वाला डिवेंचर कितने में दे रहे हैं? आप उसको 10%, 10 रुपए का डिस्काउंट मतलब 90 रुपए में उसको जारी कर रहे हैं। आप देखिए 90 रुपए का जब आप जारी कर रहे हैं तो 90 से डिवाइड करके देखेंगे, तो आप इसको 90 से आप डिवाइड करके देख लीजिए तो आपका कितना आ रहा है।
तो 90 से डिवाइड करेंगे मतलब 9 से ही कर लेते हैं, 0 से 0 कट कर लेते हैं, 9 से आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 9 वन जा 9 आ जाएगा, बचेंगे कितने आपके 2 बचेंगे। देखिए मुझे पॉज कर दीजिए और आप अपना आंसर निकाल के देखिए, फिर आप देखना आपका आंसर मुझसे मैच करता है या नहीं। तो 11 में से 9 कम करते हैं, 2 बचे, फिर ये 0 को ले आते हैं यहाँ, तो 9 टू जा 18, फिर 2 बचेंगे और इसको यहाँ ले आते हैं 0 को, 9 टू जा 18, फिर 2 बचेंगे, ये वाली 0 यहाँ पर आ जाती है, 9 टू जा 18, फिर आपके 2 बचेंगे और डेसिमल लगाकर फिर आपके यहाँ 0, तो 2 टू जा 18, तो ये आ जाएंगे आपके इस तरह से आ रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए 1222 डेसिमल 22 आ रहा है। अब आप एक बात बताइए, क्या डिबेंचर की संख्या हो सकती है 1222.22? और 1223 हो सकते हैं, 1222 हो सकते हैं। इस कंडीशन में आप कितने जारी करेंगे, कितने आपके डिबेंचर इशू होंगे? तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपको पता होगा और आपको इसकी जनरल एंट्री भी याद होगी कि जब हम कोई क्रय करते हैं कंसिडरेशन, फिर उसको हम पेड करते हैं, तो जो भी वेंडर होता है, जो भी वेंडर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और टू में क्या लिख देते हैं, टू पे लिख देते हैं हम परसेंट डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर दे रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, जब आपका डेसिमल में आंसर आ रहा है तो आप क्या करते हैं, आप केवल डेसिमल से पहले वाले डिबेंचर इशू करते हैं। कैसे इशू करेंगे, आप 1222 डिबेंचर देंगे। अब आप एक बात देखिए, 1222 डिबेंचर कितने रुपए के हो गए, 100 रुपए का एक था, तो ये हो जाएंगे आपके, जीरो लगा देते हैं, ये हो जाएंगे आपके 1,22,200 के, 1,22,200 के। अब 1,22,200 के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट पर जा रहा है। आपका डिबेंचर कितने पे जा रहा है, डिस्काउंट पर जा रहा है। तो सीधा डिबेंचर में तो आप 100 का ही दिखाएंगे जितने भी। अब आप ये लिख रहे हैं 1,22,200 रुपए का आपका डिबेंचर जा रहा है, और बाकी क्या कर देंगे, डिस्काउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट को भी क्या करते हैं आप, डेबिट करते हैं। और दूसरा क्या होगा, ये डिस्काउंट को आप डेबिट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको लगता है कि उसका जो पेमेंट है, तो पेमेंट में डेसिमल आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से कर देते हैं कि आपका जो पहले डेसिमल से आ रहा है उतने डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ये ना सोचें, आंसर में आप पॉइंट में ना लिख दें। आप पॉइंट में इतना ध्यान रखिए कि आंसर में आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले का ही लिखना है। मतलब डिबेंचर जो इशू करोगे आप उसको 1222 डिबेंचर इशू करोगे, ठीक है। और यहाँ पर कंसिडरेशन कितना था, 1,10,000 रुपए ही उसको देने थे, लेकिन फालतू जो दे रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आपके डिस्काउंट में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका प्रीमियम का भी क्वेश्चन आ जाता है। मतलब कहने का ये है आपको कि सीधा, यदि आपके डिबेंचर डेसिमल में आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे, उसको आप कैसे करेंगे, उसको आप डेसिमल से पहले तो डिबेंचर दे दीजिए और बाकी को क्या करेंगे, बाकी को आप उसको कैश भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि आपने किसी से कुछ, मैं कहता हूँ किसी से आपने 1,10,000 110 रुपए की कोई चीज खरीदी। अब उसको आपको 110 रुपए देने हैं, लेकिन आप उसको बदले में 100 रुपए का, आपके पास डिबेंचर है 100 100 रुपए वाले। अब आप दो डिबेंचर तो दे नहीं सकते, एक ही दोगे। इसका मतलब आप एक डिबेंचर दे दोगे और बाकी उसके जो 10 रुपए बचे वो 10 रुपए दे दोगे। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की आपको बतानी है रिलेटिव माप कौन सी है, सापेक्ष। देखिए दो माप होती हैं, एक होती है आपकी सापेक्ष माप, एक सापेक्ष माप होती है, और दूसरी होती है आपकी निरपेक्ष माप। सापेक्ष और निरपेक्ष माप होती हैं। तो इसमें ही आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव कौन सी है, माध्य विचलन, फिर माप विचलन, फिर माप विचलन, विचलन होगा, या विचरण गुणांक, या फिर प्रसरण मतलब वेरिएशन। तो मीन डाइवेशन, स्टैंडर्ड डाइवेशन, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपको बताना है मीन डाइवेशन, स्टैंडर्ड डाइवेशन, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो सापेक्ष होती है वो कोफिशिएंट आते हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए कौन कौन सी होती है। तीन तो आपको दी हुई हैं, एक आपकी माध्य हो गया, और माध्य के साथ आपका प्रमाप विचलन हो गया, और एक आपका प्रसरण हो गया, जिसको विस्तार भी कह देते हैं, रेंज।
और एक यहां पर हो जाएगा आपका लारेंज लारेंज वक्र, लारेंज वक्र। बाकी हाँ, सापेक्ष की अगर लिखें रिलेटिव, तो सापेक्ष में कौन कौन से होंगे? तो यहां पर आपके सापेक्ष में आ जाएंगे जितने भी इन सब के आगे गुणांक आ जाएगा, जैसे विस्तार गुणांक, विस्तार गुणांक, सापेक्ष में विस्तार गुणांक आ जाएगा। चतुर्थक विचलन गुणांक आ जाएगा, चतुर्थक, चतुर्थक विचलन गुणांक। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना यहाँ, आप उसको साथ 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 तैयार करते चलें। प्रैक्टिस सेट का मीन्स ये नहीं है कि आपका ये एक क्वेश्चन सही गया और दूसरा गलत गया। अगर गलत गया तो क्यों गया, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब आपसे यहाँ रिलेटिव मेजर पूछ ली, तो आप तुरंत यहाँ पर ये देखिए कि आखिर रिलेटिव मेजर कौन कौन सी होती हैं, उनको जरूर याद कर लें यदि आपको याद नहीं है। और याद है तो जल्दी से आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये है आपका विचलन गुणांक और माप विचलन गुणांक। और नेक्स्ट है आपका विचरण गुणांक, विचरण गुणांक। यही आंसर था हमारा, विचलन गुणांक। ठीक है, तो ये कौन सी, ये सापेक्ष माप है और बाकी ये कौन सी निरपेक्ष माप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। इट मीन्स आपको ये सभी स्टेटमेंट पता होने चाहिए, तब आप बता सकते हैं। सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई है। सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ डिबेंचर्स इशू टू बी 75% इफ द इशू ऑफ ₹2 200 करोड़ और मोर देन। मतलब क्या कहा गया है कि सेबी ये कहता है कि डिबेंचर के निर्गमन के मामले में कि न्यूनतम अभिदान जो है वो 75% होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कब, यदि निर्गमन आप 200 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का कर रहे हैं। तो ये क्या बात सही है? दूसरा देखते हैं, सेबी निर्धारित करता है कि आवेदन राशि निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(2) के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि शेयर के अंकित मूल्य का 5% या फिर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा निर्धारित अन्य प्रतिशत हो सकता है या कोई राशि हो सकती है। सेबी ने उप अधिग्रहण के लिए जारी किए गए शेयरों की न्यूनतम अभिदान 90% निर्धारित किया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और फिफ्थ है आपका कि यदि निर्देशित अवधि के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन राशि निर्गमन के समापन से 30 दिनों के भीतर वापस कर देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप 10 लाख रुपए के शेयर हो या डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो सेबी क्या कहता है? सेबी कहता है कि इसका 90% आपके पास पैसा कंपनी के पास आना चाहिए। तो न्यूनतम जो अभिदान है वो 90% है। कितना? 90%। तो 10 लाख रुपए का 90% हो जाएगा 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए के अगर आपके पास पैसा आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाते हैं, तभी आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इतना पैसा नहीं आता है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर इशू नहीं करने, डिबेंचर इशू नहीं करने, उस पैसे को वापस कर देना है यदि 90% से कम पैसा आया है तो। और दूसरा ये भी है कि जो आवेदन एप्लीकेशन आप मांगोगे, जो आप एप्लीकेशन मांगोगे वो कितना होना चाहिए? वैसे तो वो होना चाहिए कम से कम 25% होना चाहिए। अगर आपका 100 रुपए का एक डिवेंचर है तो कम से कम एप्लीकेशन पर आपको 25 रुपए मांगने हैं। लेकिन फिर दूसरी बात भी है, दूसरी बात ये भी है कि जो अधिनियम आया है 2013 कि उसकी 39(2) सब सेक्शन आपका 2, उसके अनुसार देखें तो वो कहता है कि देखिए जो अंकित मूल्य का 5% होना चाहिए या फिर सेबी जो भी निर्धारित करे। और सेबी ने कितना निर्धारित किया हुआ है? सेबी ने 25% किया हुआ है। तो आपका जो डिबेंचर है या शेयर है उसका
₹25 आने ज़रूरी होते हैं। तो सभी बातें यहाँ पर सही हैं, एक को छोड़कर। इसका मतलब कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ? ओनली ए। ओनली ए गलत है, बाकी सभी गलत हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ए गलत है, बाकी सभी क्या हैं? बाकी सभी सही हैं। ठीक है, बस ए गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि ए भी गलत है और बाकी सब भी गलत हैं। तो आप याद रखें, ए तो गलत है, मतलब पहला तो गलत है, बाकी सभी सही हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। कह रहे हैं व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। मतलब जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। दूसरा, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग, जब टोटल यूटिलिटी घटती है, कम होती है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। और टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर नॉट रिलेटेड, कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी वो रिलेटेड नहीं है, या फिर कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपने देखा होगा कि जब हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, किसकी? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, तो देखिए जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, लेकिन जहां पर ये मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पर जो आपकी कौन सी यूटिलिटी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जो होती है, सॉरी, मैक्सिमम, ये जहां मैक्सिमम होती है वो यहाँ पर जीरो हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ही टोटल यूटिलिटी कम होती जाती है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ये कम होती चली जाती है, मतलब माइनस में होती जाती है। तो देखिए, फर्स्ट जो कह रहा है ये तो सही कह रहा है, ये तो ट्रू है। बाकी आप देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग हो रही है और मार्जिनल बराबर है, ऐसा नहीं होता। जब ये डिक्रीजिंग होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीजिंग होने पे नेगेटिव में आ जाती है, माइनस होती चली जाती है। और ये दोनों रिलेटिव भी होती है, यहाँ पर कहा गया रिलेटिव नहीं होती। तो ये बातें सभी गलत हैं, बस ए को छोड़कर। ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपने अब तक ये देख लिया होगा कि आपके यहाँ मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेटिक्स से भी पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक सेट करने के बाद आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट याद रखना, यहाँ कोई भी आपका बुक या क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है, चाहे आपका स्टेट हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, सभी से इस सेट में मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है। बस उद्देश्य एक ही है कि आप एक बार इसको पूरा करने के बाद कह सकें कि हाँ, वाकई में कुछ टेस्ट लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? सुरक्षा प्रीमियम के उपयोग के, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है उसके यूजेस पूछा है, उसका यूटिलाइजेशन पूछा है। तो पहला आपसे कह रहा है इशूड पार्टली पेड बोनस शेयर। दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा है राइटिंग ऑफ कमीशन पेड ऑन द डिस्काउंट, कमीशन पेड हो या फिर डिस्काउंट हो अलाउड ऑन द इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेप्शन, रिडेप्शन पर जो प्रीमियम देते हैं वो भी इससे दे सकते हैं। और नेक्स्ट है परचेज ऑन शेयर और अदर सिक्योरिटीज। तो आपको बताना है आखिर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कहां पर नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ नहीं कर सकते हैं? तो इसका यूज आप, ये जो है देखिए, बोनस शेयर, ये फुल्ली पेड बोनस शेयर होते हैं, उनका तो आप उनको तो इशू कर सकते हो, कौन से? फुल्ली पेड अप। लेकिन यहाँ कह रहा पार्टली, तो ये यहाँ पर गलत कह रहा है। बाकी सभी बातें सही हैं। तो एक कथन इसने गलत पूछा था, तो केवल वन यहाँ गलत होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन
बी करेक्ट ऑप्शन। और इसमें कह रहा है कि आंशिक रूप से भुगतान किए गए बोनस के शेयर को निर्गमन, तो इनको निर्गमन नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से कर सकते हैं। बाकी ये सभी सही हैं। और ये भी याद रखें कि कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है, 52, ये इसके बारे में, यूजेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not included as a person under Section 231 of the General Tax Act? Option A, an individual who is an NRI Indian, या ऑप्शन बी, a Hindu undivided family, या C, an association of individuals whether incorporated or not, डी, a company, और ई, a local authority, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं होता है? तो वो व्यक्ति के रूप में शामिल जो नहीं होता वो है आपका ऑप्शन ए, एक व्यक्ति जो अप्रवासी भारतीय है। बाकी ये सभी हो सकते हैं शामिल व्यक्ति के रूप में। ऑप्शन आपका ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So under which section of Income Tax Act 1961 is agricultural income exempted from income tax? आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अधीन कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त है? तो कृषि आय को किस आयकर की कौन सी धारा है जो छूट प्राप्त करती है कृषि आय को? क्या 2(1)(a) या 10(1) या 10(2) या 10(4)? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, 10(a). जो धारा है 1961 की, आयकर अधिनियम 1961 की, तो कौन सी धारा? 10(a). तो ये कृषि आय को आयकर से छूट प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये आपके क्या ही क्वेश्चन तैयार कर देगा अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सोल प्रोप्रिएटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एकांकी व्यापार व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है। दूसरी बात, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप 50 होते हैं। दूसरी बात, मतलब साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम 50 होती है। और मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी 2 एंड पब्लिक कंपनी 7। जो प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा सार्वजनिक कंपनी में 7 होती है। और फोर्थ में कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक कंपनी इज मैंडेटरी, मतलब सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। नंबर 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ वन पर्सन कंपनी इज 15। कह रहे हैं एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम संख्या डायरेक्टर की 15 हो सकती है और सहकारी समिति में न्यूनतम संख्या 2 होती है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी 2। देखिए आप ये याद रखें, अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर आपकी डायरेक्टर्स देख लीजिए। जो वन पर्सन कंपनी है उसमें डायरेक्टर कम से कम एक होगा, तो प्राइवेट कंपनी में उसमें 2 होंगे कम से कम। और पब्लिक कंपनी में जो डायरेक्टर्स की संख्या होगी वो कम से कम 3 होंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो सभी कंपनियों में, चाहे वन पर्सन हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, सभी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये भी बात यहाँ पर सही हुई है। और प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं मेंबर कम से कम, ठीक है। और सार्वजनिक में 7 होते हैं, ये भी ठीक है। प्राचीन जो रूप है वो एकांकी व्यापार ही है और साझेदारों की संख्या भी 50 ही होती है। तो फिर गलत क्या है इसमें? गलत है आपका 6। 6 क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पर सहकारी समिति अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो उसमें कम से कम 10 पर्सन और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, इसमें इतने पर्सन होने चाहिए। तो आपका केवल यहाँ पर क्या गलत था? 6 गलत है। और 6 किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। कह रहा है कि ओनली 6 गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से आपके लिए ये सेट किया है तैयार। तो आप याद करेंगे जब सामने आपका एग्जाम होगा इस सेट को। नेक्स्ट आपका इनकम टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड। आयकर की जो दरें निर्धारित की जाती हैं किसके द्वारा की जाती हैं? द इनकम टैक्स एक्ट के, द फाइनेंस एक्ट के, द ऑर्डिनेंस के, या द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। केंद्रीय प्रतिपक्ष कर बोर्ड के द्वारा, या अध्यादेश द्वारा, या वित्तीय अधिनियम के द्वारा, या आयकर अधिनियम के द्वारा। तो सही आंसर होगा आपका बी, वित्तीय अधिनियम के द्वारा। फाइनेंस एक्ट आता है उसके द्वारा ही आपका ये निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार सही कर ले, ये गलत है। सही ऑप्शन जो होगा ये गलत है, ये सही ऑप्शन होगा आपका द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इंग्लिश में देख ले सभी, ये प्रत्यक्ष है। क्या है ये? प्रत्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो होती है CBDT, आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। क्या? CBDT, इसके द्वारा आपकी आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिक्स कॉस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर दी हुई है आपकी 8,000 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट ₹4। और सेल्स फॉर द ईयर दी हुई है रुपीज में 20,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है आपका ₹20। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है। मैं कहता हूं ये सुरक्षा मार्जिन का क्वेश्चन आप देखेंगे जब भी ये पीजीटी हो या टीजीटी एग्जाम जब भी हुआ है तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पीजीटी में ये जरूर पूछा जाता है, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। ब्रेक इवन पॉइंट वाला ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको सभी याद आ जाएगा। और मैं कहता हूँ वीडियो को कीजिए पॉज और आप इसको सोल्व करके मुझे बताइए। यदि आप इसको सोल्व कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पूछा है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? सिंपल है वो आपका। देखिए पहले आप आंसर देखेंगे क्या है, यूनिट में आंसर दिए हुए हैं, नहीं रुपीज में दिए हुए हैं। तो फिर आप रुपीज वाला ही फॉर्मूला लेंगे, मतलब एमओसी इजिकल टू हो जाएगा सेल्स। सेल्स सेल्स माइनस सेल्स माइनस बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये भी याद रखें, ब्रेक इवन पॉइंट। और दोनों ही किस में? रुपीज में लेने हैं आपको। दोनों ही किस में? रुपीज ही लेने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको नीड होगी। अब पहली बात तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पहले देखना होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। अब जब आप ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा चाहिए? वो भी ब्रेक इवन पॉइंट आप देखेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फिक्स कॉस्ट तो पता है आपको, ये दी हुई है आपकी फिक्स कॉस्ट 8,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है आपकी? 8,000 दी हुई है आपकी फिक्स कॉस्ट अपॉन। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन पर कॉस्ट। अब आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन क्या है? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर कॉस्ट होता है आपका सेलिंग प्राइस पर कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है? वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹20। ठीक है, ₹20 आपका। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? ₹4 दी हुई है। तो 4 और 20 का अंतर लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ वो आ जाएगा आपका 16। तो क्लियर है? 16 कहाँ से आया? ये आया आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80, ये हो जाएगा आपका ₹500। तो ये क्या है? बीईपी। अब यहाँ बीईपी भी क्लियर हो गया है। और सेलिंग प्राइस क्या है वो आपको पता ही है। कौन सा? रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं रुपीज में। तो ये दिया हुआ है आपको 20,000। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? ₹20,000 और माइनस। देखिए यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस बी पे आ रहा है, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये फिर रुपीज में नहीं यूनिट में आंसर आएगा।
ये किस में आएगा आंसर? यूनिट में आ रहा है 500 यूनिट्स। और हमें यूनिट्स नहीं, हमें किस में बताना है? हमें बताना है अपना अमाउंट में। अमाउंट के लिए बीपी का फॉर्मूला हम दूसरा लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है बीपी का? दूसरा फॉर्मूला बीईपी का। बीईपी ये क्या होगा? ये होगा आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब यहाँ फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपकी 8,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16, जैसे अभी हमने देखा था, और इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है? यहाँ में 20 रुपए दिया हुआ है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 5 जा 16 पंजे 80, 500 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। 10,000। अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? 10,000 आपका सेलिंग प्राइस रुपीज में था, और इसमें से आपका बीईपी आ गया यहाँ पर 10,000। 20,000 सेलिंग प्राइस, 10,000 बीईपी, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ? ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। दोबारा सुन लें। दोबारा में क्या देखना है आपको? एमओसी निकालना था। एमओसी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस बीईपी। सेल्स गिवन है, बीईपी चाहिए, तो बीईपी के लिए फॉर्मूला आपको चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन आपका होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ आपके तीन फॉर्मूले 1 2 और एक ये 3, एक ही क्वेश्चन में आपके तीन फॉर्मूले हो गए हैं, और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एवरी एवरी एग्जाम। जब भी पीजीटी का एग्जाम हुआ है तभी ये पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी में, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, बिल्कुल बात सही है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी फिर भी चलती रहती है अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है। कॉमन सील होती है, सार मुद्रा होती है, बिल्कुल होती है। असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है कंपनी में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसमें होती है? ये पार्टनरशिप में होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये किसी कंपनी का आवश्यक लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका सूची 1 का मेल सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में क्या कहा गया है? अंशधारी। दूसरा है रणपत्र अधिकारी, और विमोचन रणपत्र, वाहक रणपत्र। तो आपको अंशधारी किसको कहेंगे आप? ये कंपनी के होते हैं, कंपनी के होते हैं, स्वामी होते हैं। रण पत्र अधिकारी, रण या रणधारी, ये कौन होते हैं? आपके ऋण देने वाले। कंपनी के ये कौन होते हैं? ये लेनदार होते हैं, कंपनी से पैसा लेंगे। विमोचनीय ऋण पत्र क्या? एक पूर्व निर्धारित अवधि के अंत में भुगतान किया जाना है इनका। और वाहक ऋण पत्र क्या होंगे? ये सुपुर्द हस्तांतरण हो जाते हैं, मात्र आ, सुपुर्दगी से ही ये हस्तांतरण हो जाते हैं। तो आपका करेक्ट क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए का थर्ड हो जाएगा यहाँ, और बी का फर्स्ट, और सी का सेकंड, और डी का फोर्थ। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our retiring partners continue to be liable for the obligation incurred after his retirement। सेवानिवृत्ति के बाद में भी सेवानिवृत्त जो साझेदार है, जो रिटायर साझेदार है, उस पर देयता की या जिम्मेदारी बनी रहती है। तो वो देयता या जिम्मेदारी कब तक बनी रहती है? यदि अदत्त राशि उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाती है, अनपेड अमाउंट टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, या फिर ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, जब तक वह सार्वजनिक सूचना नहीं देता है, या इट स्टार्ट्स, या फिर इट स्टार्ट्स इट इट ही स्टार्ट द सिमिलर बिजनेस एल्सवेयर, यदि वह और कहीं उसी प्रकार का कारोबार शुरू करता है, या इन ऑल द सिचुएशन टिल ही सर्वाइव, जब तक कि वह जीवित रहता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी।
सही ऑप्शन आपका बी होगा। इफ ही डज नॉट गिव पब्लिक नोटिस, यदि वह सार्वजनिक रूप से सूचना नहीं देता है तो तब तक वह उस पर पूरी जो ऑब्लिगेशन है वो बनी रहेगी, जैसा कि पहले बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सरकारी कंपनी की सबसे अच्छी परिभाषा हो सकती है? तो आपको सरकारी कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी की सबसे अच्छी डेफिनेशन देनी है। इट मीन्स इसमें कोई सी डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है जो सरकारी कंपनी के बारे में बता रही है, लेकिन बात है जो सबसे अच्छी हो। तो पहला, जिसमें केंद्र सरकार की, एक ऐसी कंपनी जिसमें केंद्र सरकार के 51 या फिर उससे अधिक शेयर हो, या दूसरा ऑप्शन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मिलाकर दोनों के 51% से अधिक शेयर हो, या फिर सी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कुल मिलाकर 51% से अधिक शेयर हैं। ये तो क्या रिपीट ही है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कुल मिलाकर 51% से अधिक शेयर हैं, या फिर जिसमें केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार के कुल मिलाकर 51 से अधिक शेयर हैं, या एक सरकारी कंपनी की सहायक उपक्रम के रूप में कार्यरत है। देखिए यहाँ पर ये तो बात ऊपर भी आई थी, लेकिन यहाँ सहायक उपक्रम के रूप में कार्यरत है, ये इसी में ही कहा गया है। जो सही इसमें से सबसे अच्छी जो होगी वो डेफिनेशन वो ई में ही होगी, तो ऑप्शन आपका ई यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गार्डनर बनाम मरे के नियमानुसार दिवालिया साझेदार की कमी को जो शोधक्षम साझेदार है वो किस अनुपात में बांटते हैं? लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे, या पूंजी अनुपात में बांटेंगे, या चालू खाते के अनुपात में बांटेंगे, या समान अनुपात में बांटेंगे? तो ये बांटी जाती है आपकी कैपिटल रेशो में, पूंजी अनुपात में बांटी जाती है जो भी दिवालिया साझेदारी की कमी होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका टेस्ट लेने आया है कि आपका ये चैप्टर कितने अच्छे से तैयार है। ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ देखेंगे कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम। तो यहाँ दिया हुआ है आपका पीवी रेशो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो जो कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख के देख सकते हैं हम, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल ठीक है। पीवी रेशो, सेल्स माइनस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला ठीक है? ये भी फॉर्मूला ठीक है। नेक्स्ट, पीवी रेशो, इसको आप पीवी कर लें। पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पीवी रेशो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ये भी फॉर्मूला ठीक है। और पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल पर यूनिट इनटू 100, ये भी फॉर्मूला ठीक है। फिर गलत क्या है? देखिए गलत क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल पर यूनिट लिखा हुआ है यहाँ इनटू 100, लेकिन यहाँ दिया हुआ है रुपीज। ये रुपीज नहीं होगा, ये होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मद बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में फर्स्ट है पेटेंट एंड डिजाइन, दूसरा है आपका ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, और सी ऑप्शन है लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और डी ऑल आर करेक्ट। ये सभी करेक्ट हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी आंसर यहाँ सही होगा। लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन ये कोई आपका राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये नहीं आता है, बाकी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इसको मैचिंग करना है आपको। व्यापार एवं वित्त संस्थाएं, ट्रेड एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, इधर इनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, जिनेवा, वाशिंगटन या रोम? डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका जो होगा आपका, इसका है आपका जिनेवा में। और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है आपका, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं,
इसका अगर, हाँ, इसका भी हमने डिस्कस किया था, वाशिंगटन में है। एफ ए ओ, देखिए एफ ओ ए को आप देख लीजिए, एफ ओ ए, एफ ओ ए, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, और ये इसका जो फुल फॉर्म, और साथ में कि ये कहाँ पर है, तो ये रोम में है। तो ये अगर इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका रोम में है। और ईयू, यूरोपियन, जो ये आप देखेंगे इसका संघ का, तो ये कहाँ पर है, ये आ जाएगा आपका ब्रुसेल्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यवसायिक संस्था में, तो निर्णय वृक्ष, एक व्यवसाय संस्था में निर्णय वृक्ष डिसीजन ट्री जो होता है वो बिजनेस में इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को, या फिर रिड्यूस करता है वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉय को, कर्मचारी का कार्यभार कम करता है, या फिर प्रबंध प्रबंध में श्रमिक की सहभागिता को बढ़ाता है, या इनमें से कोई सा भी नहीं, कुछ नहीं करता। सही ऑप्शन होगा आपका ए, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, संगठन आत्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है, कौन, डिसीजन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत निर्यात मद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, तो कौन सा नॉन ट्रेडिशनल था, क्या सॉफ्टवेयर, आयरन, या फिर कॉटन, या स्पाइसेस। तो अगर हम पहले प्राचीन समय की बात करें, तो देखिए यहाँ पर मसाले हों, कॉटन हो, लोहा खनिज हो, ये सब निर्यात किए जाते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर निर्यात नहीं किया जाता था। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा गैर परंपरागत निर्यात मद में आ जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है स्पाम ऑफ कंट्रोल प्रिंसिपल स्टेट दैट कंट्रोल शुड बी, क्या कह रहे हैं, नियंत्रण की अवधि सिद्धांत क्या कहता है, ये मैनेजमेंट से है, बिजनेस से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, बिजनेस स्टडीज से क्वेश्चन है, फॉर अ लिमिटेड पर्पस, या फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, या बाय अ क्लोज सुपीरियर ओवर हिज एम्प्लॉय, या ओवर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलोवर्स। तो क्या बताता है ये, सीमित उद्देश्य के लिए, या सीमित समय के लिए, या अपने कर्मचारियों पर एक निकट वरिष्ठ अधिकारी द्वारा, या सीमित संख्या में अनुयायियों पर। देखिए ये स्पान ऑफ कंट्रोल जो होता है ये बताता है कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब सीमित संख्या होनी चाहिए किसमें, एक एक आपका जो अधिकारी है उसके अंडर में कितनी सीमित संख्या होनी चाहिए उसको बताता है स्पान ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर कंपैरिजन, तुलनात्मक, या संगतता होती है, कंसिस्टेंसी होती है संगतता, या करेक्टनेस होती है, परिशुद्धता, या ये सभी। तो ये सभी क्या है, प्रतिवेदन के ये सिद्धांत होते हैं। प्रतिवेदन आपका कैसा होना चाहिए, प्रतिवेदन आपका ऐसा भी होना चाहिए जिसकी तुलना की जा सके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, और परिशुद्धता भी होनी चाहिए, तो इसलिए ऑल सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब आप कहेंगे लास्ट, अब ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, देखिए इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, सब तरह का ही आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक आदेश मात्रा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्या है, किसी आदेश की लागत होती है, या फिर स्कंद की लागत होती है, या पुनः आदेश स्तर होता है, या ऑप्टिमम साइज अनुकूलतम आदेश आकार होता है। सही आंसर हो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, अनुकूलतम आदेश आकार या आदेश मात्रा होती है ये, अनुकूलतम आदेश मात्रा, आर्थिक आदेश मात्रा। तो करेक्ट आपका ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजली फॉर, शीर्ष स्तरीय प्रबंधों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधों के लिए, इंटरनल मैनेजमेंट जो रिपोर्ट होती है वो किसके लिए यूजफुल होती है, या परिचालन से संबंधित प्रबंधकों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इन सभी के लिए ये क्या होती है, यूजफुल होती है, कौन सी रिपोर्ट, इंटरनल मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो इन सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपका आज का प्रैक्टिस सेट पूरा होता है, आप जरूर बताएं कि किसका कितना स्कोर रहा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।